कुछ आता हो नहीं है बहुत अच्छी बात है भाई। कुछ ना कुछ बताना जरूरी है भाई, आता हो चाहे ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छी बात है। चलो बेटा जी, कल हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, और फिर उसके लिए हमने लॉ पढ़ा था। थोड़ा सा हमने ये भी जिक्र करा था कि भाई रिएक्शन करते ही क्यों है, ऐसा करना ही क्यों है ना। तो ये इसलिए किया था हमने 1899 में रदरफोर्ड के मन में एक बात आई कि भाई न्यूक्लियस जो ब्रेक हो रहे हैं ना, तो किसी भी एलिमेंट में से कितने न्यूक्लियस ब्रेक किए जा सकते हैं। तो वो न्यूक्लियस हमने ब्रेक करके देखने थे, और वो ब्रेक करने के लिए हमें अलग अलग एलिमेंट चाहिए थे। हालांकि जब तक काफ़ी पीरियोडिक टेबल थी हमारे पास, बस न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं थी, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ चुके थे क्यूरी के अकॉर्डिंग। मैडम क्यूरी ने तो कुछ एक्टिव एलिमेंट उस टाइम पे बता दिए थे, और उनके हस्बैंड थे पियरी क्यूरी, उन्होंने भी भाई कैडमियम थोरियम वगैरह का जो जितने भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उनमें से कुछ परसेंट उसने भी एक्सप्लेन कर दिए थे। तो रदरफोर्ड के मन में ये आया कि भाई क्यों ना इनमें कितने एटम बन सके हैं और उन एटम में कितने न्यूक्लियस निकल सकते हैं उनके बारे में थ्योरी कर दे। और उसके लिए उसने रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट के लिए थ्योरी दी, जिसमें दो मैग्नेटिक प्लेट यूज करी। कौन कौन सी? पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। वो मैग्नेटिक प्लेट जब किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास रखी गई, तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटा तो उसमें से क्या निकले? दो तो पार्टिकल निकले, जिन पार्टिकल्स में कुछ अल्फा पार्टिकल थे, जिनको क्या नाम दिया हमने? अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल। क्यों दिया पॉजिटिव? क्योंकि वो सारे पार्टिकल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से और बहुत ज़्यादा मास के साथ बहुत हाइट के ऊपर उस प्लेट पे जाके चिपक गए थे। और नेगेटिव प्लेट पे चिपके थे, तो नेगेटिव पे तो कौन सा चार्ज चिपक सकता है? पॉजिटिव चिपक सकता है, इसलिए उनको नाम हमने क्या दे दिया था? पॉजिटिव चार्ज दे दिया था। और पॉजिटिव भी हाई मास के साथ था, इसलिए उनको अल्फा पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया था। जिस अल्फा के ऊपर, अल्फा पॉजिटिव के ऊपर लगभग 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या थे उसमें? न्यूट्रॉन। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमारा क्या बना देता है? हीलियम बना देता है। तो अच्छा खासा मास था। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव पार्टिकल थे, और कुछ पार्टिकल नेगेटिव निकले जो किसकी तरफ चले गए? जिनको बीटा नाम दिया, नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए थे। इनसे पूछा गया था कि ये पार्टिकल कैसे थे? लो मास के पार्टिकल थे, और इनकी ये बराबर थे हमारे इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का मास, लो मास पार्टिकल थे, लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पार्टिकल निकले थे, वो पार्टिकल नहीं थे, वो क्या थी? न्यूट्रल कंडीशन थी, और सारी की सारी क्या थी? वो रेडिएशन भी कैसी? हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी? हाई फ्रीक्वेंसी थी। क्वेश्चन यही आएगा पेपर में, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेडिएशन की होती है? एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे, ऐसे ऑप्शन में होंगे। क्योंकि ये जो पार्टिकल टूट रहे हैं ना, तो इनसे एनर्जी भी निकल रही है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है? रेडिएशन की फॉर्म में है। इसीलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडिएशन साथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी ये तीनों एक साथ में बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। 2 निकल सकते हैं। कौन दोनों निकल सकते हैं? ये निकल सकते हैं। कभी भी ये दोनों भी नहीं निकलेंगे और ये दोनों भी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? अल्फा सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? सबसे, ठीक है। ये किसने दिया था ये मॉडल? रदरफोर्ड ने। कब दिया था? याद रखना बेटा जी ये डेट। ठीक है। इंडिया में भी इसी पर्पज के लिए एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया था 1999 में। किसने करा? अब्दुल कलाम जी ने किया। ये कब किया, कहाँ किया? पोखरण में किया, जो यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक करके किया गया था, ठीक है। हमारा एक्सपेरिमेंट तो सारी सुविधाएं मिलने के बाद का था। मतलब इंडिया में पहला परमाणु आविष्कार कब किया गया था? 1999 में,
ठीक है। उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। बड़े अच्छे इंसान थे भाई, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो ये था भाई, इसका मेन पर्पस था नए नए न्यूक्लियस को जानना। नए नए न्यूक्लियस में हमें ये पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल जब टूट जाएंगे ना, तो उसके बाद अल्फा पार्टिकल को तोड़ पाना मुश्किल था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ने क्या बना लिया था? हीलियम बना लिया था। और हीलियम क्या है? एक कंप्लीट स्टेबल न्यूक्लियस है, जिसके पास ऑलरेडी सभी ऑप्टेट फुल फिल्ड अप है, जिसमें कोई भी चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है बेटा जी। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे का, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन काम कैसे करती है, ठीक है। इसके लिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके काम कैसे करता है वो चीज समझे भाई। मान लीजिए इस इक्वेशन को हमने देखना है। एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोगों के पास रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसको ब्रेक करो भाई। अच्छा, स्पेलिंग अभी भी बड़ी बड़ी आ रही क्या? बड़ा कंफ्यूज माइंड रहना लग गया। अब पता चल गया है कि बुढ़ापा चरम सीमा पे है, सही में। चले बेटा जी, एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई भी किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? यूरेनियम को छोड़ के। यूरेनियम क्यों नहीं ले सकते? ये नहीं लेना है, क्यों? अरे बताया था, ये टूट गया ना तो इसको बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और बैलेंस नहीं होगा तो भाई ये खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, खत्म कर देगा, यहाँ सब कुछ को लपेट ले जाएगा, दीवारें भी मेल्ट हो जाएंगी, इतनी रेडिएशन निकलेंगी हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये हमने ना एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है जिसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। इससे इसको जब हमने ब्रेक किया, इस रेडियो एलिमेंट को रख दिया और हमने देखा ये रिएक्शन कितनी देर में हो रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अपने आप भी रिएक्शन कर लेगा नेचर के साथ। हमने देखा इसमें रिएक्शन स्टार्ट हुई और इसके न्यूक्लियस हाफ ब्रेक हो गए। मतलब इसमें मान लीजिए पहले जो था ना वो 100 न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस था, इसमें से कितने ब्रेक हो चुके हैं? 50 न्यूक्लियस ब्रेक हो चुके हैं, 50 न्यूक्लियस ब्रेक हो गए। और ये न्यूक्लियस ब्रेक होने में है ना 4 डेज लगे, 4 दिन लगे भाई ये न्यूक्लियस ब्रेक होने में, ठीक है। पहले न्यूक्लियस कितना था? 100%, अब कितना हो गया? 50%। कहां तक रिएक्शन हो चुकी है? हाफ टाइम रिएक्शन हो चुकी है। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब ये जानना था, एक चीज माइंड में आ गई कि भाई 50% कितने दिन में टूट जाता है? 40 दिन में। अगला हमें देखना था कि इस न्यूक्लियस को तो हम इतने तो तोड़ चुके हैं, इसमें अब फिलहाल कितने बचे हुए हैं? 50 बच गए। ये लो, इसके पास ऑलरेडी अब 50 न्यूक्लियस है। इसको फिर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा कि आगे है ना 4 दिन तक हम देखते रहे, अगले 4 डेज तक, और हमने पाया कि इस न्यूक्लियस में से कितने न्यूक्लियस ब्रेक हुए, कितने रह गए इसके पास? इसको भी हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ध्यान से देखें ना तो कोई बदलाव नहीं है। हाफ लाइफ का मतलब होता है बेटा जी किसी भी एलिमेंट का 1/2 ब्रेक हो जाना। जबकि ये बात अलग है कि यहां 50 टूटे थे ज्यादा 4 दिन में, यहां 25 टूट रहे हैं कितने दिन में? अगले 4 दिन में। जब इसको फिर से ब्रेक करना था बचे हुए 25 को, तो देखा गया नेक्स्ट 4 डे में कितने ब्रेक हुए। यहां से एक कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि भाई जितना भी टाइम लेता है किसी भी नॉर्मल रिएक्शन से न्यूक्लियस का ब्रेक होने का, वो टाइम हर जगह पे क्या रहता है, लेकिन हर सेम टाइम में रिएक्शन क्या मिलती है? हाफ लाइफ। लेकिन किसकी हाफ लाइफ?
उस न्यूक्लियस की हाफ लाइफ जो एट ए टाइम वहां पे उतने टाइम में प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के हाफ ब्रेक कर देने के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होती है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म नहीं आती जा रही है कि जब भी हाफ ब्रेक होगा उसमें टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस किसी भी एलिमेंट की अगर हमें रिएक्शन करवानी है उसके हाफ न्यूक्लियस ब्रेक कर देने हैं तो टाइम पीरियड कितना रहेगा, सेम टाइम रहेगा, सब में सेम टाइम रहेगा। कोई 1000 है, 500 टूटते हैं, उन 500 का 50% 250 टूटेंगे, वो सभी टूटने में जो टाइम पीरियड है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसी का टॉपिक हमने पढ़ना है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ डीके। डीके क्या होता है? टूटना। क्या टूटना मीन्स, टूटने से क्या मतलब है, स्प्लिट होने से क्या मतलब है भाई, स्प्लिट होके तो साइज में चेंज आना, साइज में चेंज तो छोटे का या बड़े का दोनों का आ सकता है। पीछे पड़ा था प्रोटॉन का न्यूक्लियस मूव मोशन में था, मास ज्यादा हो गया था, लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियस टूटेगा तो साइज क्या होता चला जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस के साइज को कम होना, उस कम प्रोसेस को बोला जाता है डीके। साइज जब छोटा होगा ना न्यूक्लियस का, उसके छोटे होने को हम बोलते हैं डीके। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ डीके हमें निकालना है। तो रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ डीके के लिए क्या करना है, हमें प्रोसेस करवानी है, उस प्रोसेस को हाफ कर देना है। मींस उसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं उन न्यूक्लियस को हमने हाफ निकालना है। ठीक है, तो पहले तो बताओ रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि भाई ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। पूरा टॉपिक अगर ये पेपर में आएगा तो 3 नंबर का आएगा ये भी। जैसे कल हमने रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डीके पढ़ा था, वो 3 नंबर में रहता है, सेम डेरिवेशन इसका भी 3 नंबर में रहता है। ठीक है, ए लार्ज न्यूक्लियस break into small nuclei small nucleons। क्या रिएक्शन थी इसकी, dN/dt इज इक्वल टू -k लैम्डा n। निकाल चुके हैं। इस रिएक्शन को हमने सोल्व भी कर लिया था, किसके बराबर थी ये, दिस रिएक्शन इज इक्वल टू n e माइनस लैम्डा t, थी इसके बराबर। n नोट भी था, एन नोट ई माइनस लैम्डा टी की पावर, लोग ई की पावर कितना था, माइनस लैम्डा टी, यहां तक था। अब क्या करना है, ये तो वो है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक होते हैं। कितने ब्रेक होते हैं, इफ सपोज, छोटा सा डायग्राम इसमें आप यूज करोगे। सपोज आपके पास ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर ये न्यूक्लियस है। ऐसे एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम होंगे। ये हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करके जब ये न्यूक्लियस यहां पे थे तो टोटल न्यूक्लियस कितने थे, एन नॉट। कल हमने इंटीग्रेशन किया था तो इनिशियल फॉर्म पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या माने थे, एन नॉट। चले, जब इस तरफ इसमें से न्यूक्लियस ब्रेक हो गए हैं तो ब्रेक होने के बाद प्लेट में कितने न्यूक्लियस रह जाएंगे,
इसका हाफ जितने भी थे। ये रिएक्शन होने में टाइम कितना लगा, यहां पे टाइम 0 था और इसमें टाइम कितना लगेगा t, क्योंकि जितनी बार भी न्यूक्लियस ब्रेक होते जाएंगे हर सब में क्या कांस्टेंट रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, इतना टाइम। लेकिन इतने टाइम में ये न्यूक्लियस कितने हो गए हैं, n0/2। तो यानी कि टोटल जो न्यूक्लियस थे n, वो फिलहाल कितने हो गए हैं, n/2। कितने टाइम में, इंस्टेंट टाइम t। न्यूक्लियस break into half nucleons with constant time t, n is equal to n0/2 रख दे रहे काम, और t इज इक्वल टू किसके बराबर, हाँ चाहे भी रख दो, t इज इक्वल टू किसके बराबर, बस ये है बेटा जी, इसको सोल्व करना है आपने। इस वाले को ऊपर लिखो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, ये तो डेफिनेशन बता रहा था। इसमें वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डीके क्या कहता है, n इज इक्वल टू n0 e पावर लैम्डा टी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पुट करें तो इज इक्वल टू n0 e पावर इनवर्स लैम्डा टी। ठीक है, चलो सोल्व कर लो। n0 से n0 कैंसिल, क्या रह गया, इज इक्वल टू e इनवर्स पावर लैम्डा टी। इनवर्स को इस तरफ ले आए तो ये 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है बेटा जी, क्लियर है, कुछ नहीं करना, जैसे प्रोसेस पहले थी सेम वैसे ही। नेचुरल लॉग को अगर मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये वो पावर था, ये वापस वैल्यू में आ जाएगा, यूनिट में चेंज हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ln कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू लैम्डा। बताएं इतना क्लियर है क्या। ln2 को क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 2.303 log 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, लैम्डा टी। log 2 की वैल्यू बोले बेटा जी, बोले जल्दी, 0.301। ठीक है, सोल्व कर ले इसको, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा, भाई पूरा ही करना पड़ेगा, ये लिख दूं सीधी वैल्यू, लैम्डा टी। टी कितना, टी क्यों आप, टी कितना बेटा जी, कंस्ट्रक्शन में देखो टी इज इक्वल टू किसके बराबर, टी के बराबर कर दे पुट, ये लो 0.693। लैम्डा को इधर ले आए, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डीके। बताएं क्लियर है क्या, क्लियर है, ये है बेटा जी हाफ लाइफ डीके। ठीक है, कुछ बताना हो तो बताइए, क्लियर है, चलें, चलो। न्यूमेरिकली यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी,
पता है किसी को? है रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट एसआई यूनिट पूछे ना, तो एसआई यूनिट इज बेकुरल। किससे लिखते हैं इसको? BQ से। हेनरी बेकुरल, BQ। एक और यूनिट है बेटा जी इसकी, क्यूरी ने इनको एक्सप्लेन किया था तो उसने भी अपनी यूनिट दी थी। क्यूरीज वैल्यू इज, ये जरूरी है, क्यूरी की वैल्यू थी 3.608 इंटू 10⁻10। किसके बराबर? बेकुरल के बराबर। क्वेश्चन ये आएगा 1 क्यूरी, क्यूरी को किससे लिखेंगे? C से, ठीक है, C से लिखेंगे। क्या तो वह पूरा लिख दियो, फिर ना ही मानो तो ये लो। 1 क्यूरीज इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3.6, खाली 6 भी बता सकते हो, इंटू 10⁻10 बेकुरल। क्वेश्चन ये आया था बड़ी यूनिट कौन सी है? बड़ा कौन है? क्यूरी बड़ा रहता है बेटा जी, ठीक है। ये रहता है आपका यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक और यूनिट मिलती है, वो लेमडा के लिए है। मान लीजिए आपसे ये पूछे कि कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, लेमडा क्या है अब इसमें? वेवलेंथ किसकी? जो न्यूक्लियस बन रहे हैं उनकी, तो उन्हीं को तो डीके बोलते हैं। जो डीके कांस्टेंट था वो लेमडा ही तो आया था, ध्यान हो तो आपको। तो जो लेमडा था ना वो डीके कांस्टेंट है। डीके कांस्टेंट पूछे तो क्या है? निकालो इसकी वैल्यू। लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आपसे पूछेगा 5 घंटे तक रिएक्शन चली, कितने न्यूक्लियाई ब्रेक होंगे? तो टी की जगह क्या आएगा? टाइम। टाइम की यूनिट चाहिएगी। तो यहां पे पहली बात तो डीके कांस्टेंट की यूनिट आपसे पूछी जाएगी। डीके कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। अगर आपसे पूछे डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी? सेकंड इनवर्स। ये पूछेगा 5 आवर में कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ब्रेक होंगे, तो आवर की क्या बनानी पड़ेगी? पहले वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है ही, टाइम की जगह पे सिर्फ क्या रखना है? टाइम ही तो रखना है। अगर टाइम को टाइम की जगह रख दे तो निकल जाएगा। बस ध्यान इसका रखना है कि टाइम किस में होना चाहिए। करें सोल्व। 5 आवर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 5 6 जा 5 3 जा 18,000। क्या लिख सकते हैं इसको? सोल्व कर ले बेटा जी। 0.693 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 की पावर, इसको और ब्रेक कर लो। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इंटू में 10 की पावर। ये पॉइंट गया है यहां से। अब काटना इजी हो गया है। कट जाएगा, अप्रोक्स कट जाएगा कि नहीं? बताएं कितने पे काटूं? आराम करो, पेपर में भी यही बनेगा। लिखा होगा 4 पढ़ोगे 14, लिखा होगा 6 पढ़ोगे कुछ। इतना टाइम? अरे 3 पे क्यों काटना? 18 की टेबल पढ़ लेना भाई। 18 दूनी 32 कब से होने लग गया भाई? आराम करो। सही है भाई तुम्हारा। थ्री 3.6 समथिंग कुछ आएगा। इंटू में 10 की पावर इनवर्स 6।
अप्रोक्स इज 10 की पावर 6। ठीक है, ये रहेगा बेटा जी। 7 कर दोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, फिर आपको आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए ना और किसी को डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और ये चीजें ना आती हो तो एक काम कर लेना, बस इन पावर को काउंट कर लेना, जो भी जितनी भी पावर हो उन पावर में नीचे तो है तो ऊपर लिखोगे तो एक बढ़ा के लिख देना, ऊपर है तो एक कम करके लिख देना, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर इनवर्स 7। क्योंकि इनवर्स 7 में मान लीजिए इसका आंसर आ गया 3.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 6, और इसको 7 करूंगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आगे नहीं आ जाएगा ब्रेक होके, और ये आगे आएगा तो 0.36 अप्रोक्स किसके बराबर रहता है, 1 के आसपास रहेगा। तो 1 को किसी से भी मल्टीपल करोगे तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बचा क्या, सिर्फ पावर नहीं बच गई। तो ये आंसर ऐसे निकाल दे। बताओ क्लियर है, कर लेंगे। चले एक छोटा सा टॉपिक और है, ये चीज हमने जो निकाली है इसमें जो डीके कांस्टेंट आया था उस रेडियो एक्टिव को क्या नाम दे, क्योंकि इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे ना आगे तो दिक्कत आएगी। हमने पढ़ा था कि DN डिसइंटीग्रेटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर थे, माइनस लैम्डा n। माइनस किसके लिए था, ब्रेक के लिए था, अपोजिट के लिए। ठीक है, ये था। अगर हम इसको R कांस्टेंट में चेंज करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो कुछ नाम हमने दिया ही नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बेटा जी R से पढ़ा जाता है, और ये पूरा फॉर्मूला किसका है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही तो है। R इज इक्वल टू होता है dN/dt, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस के लैम्डा बाय। तो R किसके बराबर है, इसके भी बराबर है कि नहीं, R इसके बराबर है कि नहीं। तो ये R के फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन करता है, जिसमें N इज इक्वल टू किसके बराबर था, E माइनस लैम्डा T, और यहां क्या था आगे, N0। ठीक है, N0 जो आया था वो क्या था, इनिशियल था। इनिशियल के लिए जो रेडियो एक्टिविटी थी, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था वो इनिशियल फॉर्म में ही तो रहता है पहला, उस फॉर्म के लिए N0 की प्रोसेस को जब हम यूज करेंगे तो ये N है ना, ये पूरा N डिसइंटीग्रेटेड ही तो था dN/dt का। तो ये पूरा फॉर्मूला जो बनेगा ना ये यूं बनता है, R इज इक्वल टू N0E की पावर लैम्डा T, और R किसके बराबर है, माइनस के लैम्डा N इज इक्वल टू N0E की पावर लैम्डा T। ये E नीचे ही है। इधर से देखना ये क्वेश्चन, अगर मैं n निकालूं तो ये माइनस लैम्डा इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे माइनस तो अपोजिट के लिए है, उसको आप हटा भी सकते हो यहां से। इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड मॉडुलस कर देंगे इसका। तो लैम्डा n इज इक्वल टू N0E की पावर लैम्डा T। ठीक है, ये n कौन सा है, ये लैम्डा कौन सा है, डीके कांस्टेंट। इसको उस तरफ ले जाएं तो n का फॉर्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल टू N0E माइनस लैम्डा T, और इसके बारे में क्या आ जाएगा, लैम्डा। ठीक है, ये प्रोसेस के लिए है, आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना। वैसे सिंपल आपको ट्रिक बताने वाला हूं, अगर न्यूक्लियाई स्मॉल में ब्रेक हो रहा है, डीके कांस्टेंट हो रहा है, तो आप उसका क्या कर दें, हाफ कर दें, जितना भी वो रहता है ना उसका रूट कर दें। और अगर आपसे ये पूछा जाए नए न्यूक्लियस से अगर बड़ा न्यूक्लियस बनाना है तो क्या करें, उसका डबल कर दें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाला है न्यूमेरिकल। तो ये छोटा सा टॉपिक है, उतार लें बेटा जी इसको। आज का काम बस आपका ये रहेगा।